Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, CLAT PG, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आज का क्विज क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। गवर्नर होना चाहिए हर स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर, ये किस आर्टिकल के थ्रू जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, बताइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लैट यूजी 2023 के लिए रिवीजन बैच शुरू कर दिया है हमने। 9,999 मात्र इसका कॉस्ट है। इसमें आपको बुक्स, स्टडी मटेरियल, क्लासेस सब कुछ मिलने वाला है। क्लैट पीजी 2023 के लिए हमारा रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है। 4,999 का बस ये कोर्स है। इसमें 10 मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं। क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स आप घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। इसके अंदर आपको 50 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस 7 बुक्स आपके घर पे फिजिकल डिलीवरी होंगी। और अभी इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आज के एडिटोरियल्स के पेज देखते हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है रिगार्डिंग ब्राज़ील में अभी जो इलेक्शन हुआ है, विनर हुए हैं। हमने ऑलरेडी न्यूज़ टाइप से देख रखा है, बाकी इतना इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या आर्टिकल आया हुआ है, गुजरात में भी इलेक्शन है और वहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है काफ़ी मैसिव लेवल पे अपना प्रचार प्रसार कर रही है। तो वही एक इन्होंने आर्टिकल लिखा है। पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इतनी है नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है डेमोक्रेटिक डेफिसिट। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाएगा। यहाँ पे ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, फिर टेक्स्ट वाले पेज में से एक आर्टिकल काफ़ी अच्छा आया हुआ है। कुछ न्यूज़ जो हिंदू में आई हैं आज की, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट। ये आर्टिकल क्यों आया है, ये देखो पाकिस्तान के ऊपर आया है। पाकिस्तान में अभी क्या मसला चल रहा है उसके बारे में आप सभी को पता है कि एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी कि पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। और ये तो देखिए अभी बहुत शुरुआत है। अभी आप देखिए ये भी हो सकता है कि इनको कल को जेल में डाल दिया जाए या इनके ऊपर ये फिर से अटैक हों, क्योंकि इमरान खान भी चुप होने का, डरने का मतलब नाम भी नहीं ले रहे हैं। वो अपने उनके अगेंस्ट में जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उसके अगेंस्ट में आवाज़ भी उठा रहे हैं। आपको पता होगा किस तरीके से इनको ऊपर कोर्ट में केस कर दिया था, वहाँ की इलेक्शन कमीशन ने इनको बर्खास्त कर दिया था। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आवाज़ भी उठा रहे हैं। इन्होंने अपने आप को, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको 1979 में हैंग कर दिया गया था, उनसे कंपेयर किया। देन इन्होंने शेख मुजब्बिर रहमान से अपने आप को कंपेयर किया। तो ये अभी मतलब बहुत ही मैसिव लेवल पे आवाज़ उठा रहे हैं अगेंस्ट द आर्मी, अगेंस्ट द प्रेजेंट रेजिमा जो वहाँ पे चल रहा है। और अब जो हालात है ना वहाँ पे, वो और सॉर्टेड होने की तो कगार पे नहीं है। या तो अब इनको जेल, मतलब ऐसे उम्मीद है, या तो इनको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर इनके ऊपर और भी इंसिडेंट इस तरीके से होंगे। यहाँ पे इमरान खान ने तो साफ साफ आरोप लगाया है कि भैया आर्मी ने और गवर्नमेंट ने कराया है। तो ये अभी सब वहाँ पे चल रहा है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इतना है नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है। हमने म्यांमार क्राइसिस के बारे में ऑलरेडी जाना हुआ है, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स आज हम और सीखेंगे, जानेंगे। द कंटिन्यूइंग स्टेलमेट इन म्यांमार, क्या है ये मामला, पहले बेसिक से चलते हैं। मिलिट्री कमांडर इन चीफ जो है म्यांमार के, मिन ऑन्ग हिलैंग, इनका नाम जान लो आप, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो। ऐसा क्लैट क्वेश्चन डाल सकता है कि भाई किसके द्वारा अभी राज किया जा रहा है वहाँ पे, या जो भी इनका नाम है। तो मिन ऑन्ग हिलैंग इनका जो नाम है, अभी इन्होंने पावर ले रखी है। म्यांमार की मिलिट्री ने कूप कर दिया था 2020 में, और वहाँ से जो है पूरा का पूरा मिलिट्री रूल म्यांमार में आ चुका था। इंडिपेंडेंस के बाद म्यांमार के ऐसा ये तीसरी बार हुआ है। पहले तो देखो म्यांमार क्राइसिस के बारे में जानते हैं, फिर कुछ नए पॉइंट्स अगर यहाँ से निकलेंगे तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड गाइज, जस्ट लेट मी चेक समथिंग रिगार्डिंग। ठीक है, हाँ चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, म्यांमार जो है ना वो 1947 में आज़ाद हुआ था। लेकिन चलो वहाँ आने से पहले ना कुछ पॉइंट जो है ना ये देख लेते हैं, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में। फिर देखिए म्यांमार की थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। 1937 में जो है ना, बर्मा वॉज सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। आपको पता होगा कि बर्मा जो है वो प्रेजेंट डे म्यांमार का नाम है। और हम एक रंगून जेल के बारे में सुनते हैं, वो कहाँ पे थी, वो बर्मा में थी। और आज की डेट में वो कहाँ है, म्यांमार में है। रंगून का नाम अब जो है ना यंगून कर दिया गया है। तो हुआ क्या था, देखो ब्रिटिशर्स की ही कॉलोनी थी, लेकिन इंडिया से, ब्रिटिश इंडिया से इसको सेपरेट करके बर्मा को अलग कर दिया था, और वो तब भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। 1948 में ब्रिटिशर्स ने बर्मा को भी आज़ाद किया और यूनियन ऑफ बर्मा इसका नाम था।
1962 तक वहाँ पे मिलिट्री ने कंट्रोल ले लिया था सरकार का, और जो ऑफिशियल नेम था 1974 में वो इसको बदल के कर दिया गया सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा। कब किया गया? 1974। देखो अगर क्लैट म्यांमार क्राइसिस पे पैराग्राफ देगा तो ये सब क्वेश्चंस भी वो डाल सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से समझना है, नोट्स में अपने नोट डाउन कर लेना है, और फिर एग्जाम में आप इसको लिख के आ सकते हो, फ्री फोकट के नंबर हैं। फिर देखो क्या हुआ, 1988 में म्यांमार की आर्म्ड फोर्स ने फिर से पावर ले ली। बीच में सरकार आई थी, फिर वापस से म्यांमार की आर्म फोर्स ने पावर ले ली, और जो है इन्होंने ऑफिशियल नेम वापस से यूनियन ऑफ बर्मा कर दिया। पहले यहाँ पे चेंज किया था ना सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा, बाद में इसको वापस यूनियन ऑफ बर्मा कर दिया गया इनकी आर्मी के द्वारा। यहाँ पे जब गवर्नमेंट आई होगी सिविलियन गवर्नमेंट, तो उन्होंने नाम किया होगा, उस नाम को तब्दील कर दिया गया। फिर देखिए क्या हुआ, जो जनता गवर्नमेंट है, जनता गवर्नमेंट मतलब जो आर्मी की गवर्नमेंट है, उन्होंने बाद में इसका नाम बर्मा से म्यांमार कर दिया, मेकिंग द कंट्री ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार। तो ये था इनके नाम का इतिहास थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ा सा अभी क्या हो रहा है वहाँ पे वो जान लेते हैं। देखो भाई, जब वहाँ पे मिलिट्री शासन में आई थी ना, तो मिलिट्री रूल दबा के चल रहा था, और फिर हमने जाना कि लास्ट में 88 में आई थिंक है ना, 1988 में फिर से मिलिट्री आ गई थी। तब फिर वहाँ पे ना धीरे धीरे प्रोटेस्ट होने लगी, डेमोक्रेसी की डिमांड आने लगी। उसमें जो है ना वो ऑंग सुन सुई जी जो हैं, जो बहुत ही बड़ी पॉपुलर लीडर थी म्यांमार की, उनके द्वारा काफ़ी प्रोटेस्ट किया जाता था। तो म्यांमार की फिर मिलिट्री ने अपने घुटने टेके 2008 के अंदर, तब वो अलाउ करती है और तब वो मान जाती है कि चलो ठीक है, नाउ वी आर ब्रिंगिंग आर कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था, 2008 में म्यांमार को जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। बट इसमें ना वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लॉज जो है ना मिलिट्री अपने फेवर में डालती है, जैसे कि पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के अंदर 25% सीट्स जो है ना वो मिलिट्री के बंदों के लिए रिजर्व्ड रहेगी, ठीक है। दूसरा, ये यहाँ पे किया नहीं गया था, लेकिन तब भी जो एक पैरेलल वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है जो मिलिट्री के बंदों के नाम पे चलती है, ठीक है, उन्हीं का सपोर्ट रहता है। और तीसरी यहाँ पे एक चीज़ ये करी गई थी कि अगर किसी बंदे का या बंदी का स्पाउस जो है वो फॉरेनर है, तो वो फिर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है और वो देश का हेड नहीं बन सकता है। तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि इलेक्शन नहीं कर सकता है कि हेड नहीं बन सकता है, देख लेना। हेड नहीं बन सकता ये तो कंफर्म है भाई, जब इलेक्शन नहीं कर पाएगा, बट इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, ये थोड़ा सा चेक करने वाली बात है। हेड नहीं बन सकता ये पता है। तो फिर क्या हुआ भाई, ये किसके लिए किया गया था? जो ऑंग सुन सुई जी जो थी, जिनके बारे में हम इतना पढ़ते हैं, जितना सुना है, उनके लिए किया गया था, क्योंकि उनके पति जो है ना वो फॉरेनर थे, कि भाई वो इलेक्शन लड़के वहाँ पे हेड ना बन पाए। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी, तब पैरेलली फिर क्या हुआ, इन्होंने चलो ठीक है डेमोक्रेसी में से किसी कर देते हैं। तो ऑंग सुन सुई जी जो हैं, अगर वो नहीं भी हेड बनती तो भी कोई बात नहीं ना, उनका नुमाइंदा कोई बन जाता, वो बाहर से रूल करती। तो वही हो रहा था, 2015 में भी उनकी सरकार आई, 2020 के इलेक्शन में काफ़ी बहुमत से उनकी सरकार आई। तो उड़ते उड़ते ये खबर आई कि यार कहीं ना ऑंग सुन सुई जी जो हैं, ये जो 25% का रिजर्वेशन है मिलिट्री के लिए, इसको ख़त्म ना कर दें। और इसी वजह से वहाँ की मिलिट्री ने जो है ना बता दिया भैया कि इलेक्शन में हुई थी रिगिंग और मिलिट्री कूप हो गया। उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी जल्दी लाएंगे, फिर से इलेक्शन कराएंगे, लेकिन अब वो फिर कब है पता नहीं। और जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे कि ऑंग सुन सुई जी या और भी जो इनके सपोर्टर्स थे, सबको जो है अभी जेल डाल दिया गया है, सजा कन्विक्ट कर दिया गया है अलग अलग चार्जेस के ऊपर। तो ये था म्यांमार की पूरी कहानी। ये हमने इनके बारे में कुछ बेसिक्स जाने हैं जो इससे पहले मैंने आपको म्यांमार क्राइसिस में नहीं बताया है। तो आपने जहाँ भी म्यांमार क्राइसिस के नोट्स बनाए हैं उसमें ये जो बेसिक पॉइंट्स आज हमने देखे हैं ये भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पैराग्राफ आएगा तो वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए मदरसा फेस एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो मदरसा वाला ये वाला आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू। आज भी एक आर्टिकल आया हुआ है। तो अभी देखो क्या हुआ है, पहले तो जान लो मकतबाज एंड मदरसाज में अंतर क्या होता है। मकतबाज जो होते हैं ना वो एलिमेंट्री रिलीजियस स्कूल्स होते हैं, मतलब जो बेसिक लेवल के होते हैं, और मदरसाज जो सेकेंडरी रिलीजियस स्कूल्स होते हैं उनको कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, द फियर ऑफ द सर्वे हैज ओनली मेड थिंग्स वर्स, ऐसा ये सब क्या है, एडिटोरियल क्या कहने की कोशिश कर रहा है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, बहुत सारे लोग मदरसा में पढ़ने वो जाते थे ना जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, जो कि पुअर थे फ्रॉम देयर फैमिली बैकग्राउंड। अब क्या हुआ, अगर वो लोग गरीब हैं और उन लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो मदरसा जाते थे पढ़ने के लिए। पर अब क्या हुआ ना, जब सर्वे अर्वे हो रहा है तो बहुत सारे लोग डर गए, घबरा गए कि क्या हो रहा है यार,
और अब हम नहीं जाएंगे, तो फिर वो लोग भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे मामला सामने आ रहा है, मदरसा फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला। अब द रीज़न गिवन फॉर द सर्वे, क्यों सरकार ये करा रही है, तो सरकार का ऐसा कहना है कि भैया बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी अवेलेबिलिटी चेकिंग करने के लिए कि मदरसास कैसे चल रहे हैं। इसके अलावा ये भी एक अनुमान लगाया गया है कि 16,513 रिकग्नाइज मदरसाज हैं यूपी में, लेकिन अनरिकग्नाइज कितने मदरसाज हैं इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो ये सब चीज़ों को डेटाबेस क्रिएट करके चीज़ों की आइडिया लेने के लिए सरकार ने ये चीज़ यहाँ पे करी है। इसके बाद एक सचर कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी 2006 में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, जिसमें ये कहा था कि मदरसाज मकतबास 6.3% से ज़्यादा मुस्लिम्स यहाँ पे नहीं जाते हैं। और इन्होंने कुछ कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए थे कि मॉडर्नाइजेशन कर दो, मदरसास को थोड़ा मॉडर्न लेवल पे लाओ, वहाँ पे चीज़ें बेटर करो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू मुस्लिम जो है अंडर आर्टिकल 25, 26 एंड आर्टिकल 30 के थ्रू ये मिला हुआ है कि भाई वो अपने फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजियस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ कर सकते हैं। आर्टिकल 26 जो है वो कहता है कि भाई डिनोमिनेशंस कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, और मदरसाज आर स्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ चीज़ें थी रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले आर्टिकल के ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर टेस्ट वाले जो पेज आता है, एडिटोरियल के बाद जस्ट जो पेज आता है उस पर बहुत डिटेल में एक आर्टिकल निकला हुआ है। कुछ दिन पहले भी मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पढ़ाया हुआ है, आई एम जस्ट गेटिंग यू रिवाइज दिस, क्योंकि हमने करा हुआ है और उसी मामले पे आया हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने अभी गुजरात के अंदर जो है वो कहा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे। देखो पॉलिटिक्स आप देखिए, आम आदमी पार्टी जो है पहले इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं करती थी, बट गुजरात जो है ना, ये थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा सा वहाँ पे जो है मतलब रिलीजियस चीज़ों को लेके लोगों के बहुत सेंटिमेंट्स हैं। तो गुजरात में बीजेपी ने कहा कि हम यूसीसी लाएंगे, ठीक है, तो आम आदमी पार्टी ने कहा भाई पूरे इंडिया में लेके आओ ना, मतलब अब वो भी सेम पेज पे हैं, जो कि जहाँ पे जैसा जो चले उस तरीके से इलेक्शन में करने की कोशिश करी जा रही है। तो दिस इज़ अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। थोड़ा सा जानते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें साइड में रखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक कमेटी बनाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इससे पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस तरीके की चीज़ें अनाउंस करी हुई हैं कि हम यूसीसी को स्टेट के अंदर लेके आएंगे। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूसीसी इज़ वन दैट वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री in the matter of marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. आर्टिकल 44 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि भाई यूसीसी फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहे, सभी लोगों के लिए समान लॉ रहें, सिविल लॉज रहें। बट ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे समान सिविल लॉज नहीं हैं, ऑलरेडी बहुत सारे सिविल लॉज जो हैं वो आपके समान हैं, इक्वल हैं फॉर एवरीबडी। बट हाँ, जो पर्सनल लॉज हैं वो थोड़े से अभी इसमें नहीं आते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो देखिए काफ़ी पुराना है कि भाई सबके लिए सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेक्स लो की रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840 जो है वो साफ साफ ये कह रही थी कि भाई सिविल लॉ सेम होने चाहिए, लेकिन हाँ इसमें ये चीज़ जरूर करी गई थी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज को इससे अलग रखो, वो एग्जेम्प्ट करो। इंडियन लॉ जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट, ये सारे जो हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू जो हैं मतलब ऑलरेडी यूनिफॉर्म कोड है इनके अंदर, बट हाँ अभी पर्सनल लॉज के लिए नहीं है। डू यू नो गोवा इज द ओनली स्टेट वेयर यूसीसी हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड। क्या है केस रिलेटिंग टू द यूसीसी? शाहबानो केस ऑफ 1985। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली अंडरलाइन किया था दैट ट्रिपल तलाक कैन नॉट टेकन अवे मेंटेनेंस राइट ऑफ अ डाइवर्स मुस्लिम वुमेन। तो मतलब भाई सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, इस तरीके की बात यहाँ पे आई थी। सल्ला मुदगल केस जो था डेल्ट विद द इशू ऑफ बाइगेमी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पर्सनल लॉज एंड एग्जिस्टिंग ऑन मैटर ऑफ मैरिज। शायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो है, इसमें ऑल्सो नोन एज ट्रिपल तलाक केस, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वी ऑल नो अबाउट इट। देन लॉ कमीशन ने क्या कहा था? तो देखिए 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन से रिकमेंडेशंस मांगी थी, तो लॉ कमीशन ने साफ साफ ये कह दिया था कि भैया इट्स नॉट नेसेसरी एंड इट्स नॉट नीडेड राइट नाउ कि मैरिज एंड डाइवोर्स के मामले के अंदर यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट किया जाए पर्सनल लॉज को ऑल रिलीजन के लिए। मतलब यूसीसी के फेवर में नहीं बोली थी लॉ कमीशन, बट हाँ उन्होंने ये कहा था कि शादी की एज ना 18 कर देनी चाहिए सभी के लिए, कुछ और डाइवोर्स के नियम जो है वो सेम कर देने चाहिए,
अडल्ट्री वाली जो है वो सभी के लिए पनिशमेंट कर देनी चाहिए। तो ये वाली बात जो है वो लॉ कमीशन ने करी थी इसके अंदर, बट हाँ यूसीसी के लिए सपोर्ट डायरेक्टली नहीं था। अब ये आर्टिकल देखो इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी देखें तो क्लैट का ना साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है ना वो बहुत मतलब आज की डेट में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि फेवरेट रह रहा है। और साइंस एंड टेक आपको पता होगा कि हम लोग हमारे राइज मैगजीन के अंदर एक अलग से पोर्शन ही बना के डालते हैं जो हमारी मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स है, तो वो आप लोग भी करते रहिएगा, अच्छा है। यहाँ पे देखिए क्या है, फाल्कन हैवी लॉन्च द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट इन द वर्ल्ड। ये भी टेक्स्ट वाले पेज में आया है, अच्छे से समझते हैं क्या है पूरा मामला। नवंबर 1 को एलन मस्क की जो द्वारा ओन कंपनी है स्पेस एक्स, इनके द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट जो है वो जियोक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 39A कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएस। कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ है पता होना चाहिए, फ्लोरिडा यूएस। नेशनल सिक्योरिटी स्पेस लॉन्च कहा जाता है इसे यूएस मिलिट्री के लिए, उस इंपॉर्टेंस का। मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट इन द वर्ल्ड है ये, क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा। इस रॉकेट की ये 4th लॉन्च है जायंट रॉकेट सिस्टम की। पहली जो है वो 3 साल पहले 2019 में आई थिंक जो है वो हुई थी या 18 में हुई थी, ठीक है। स्पेस एक्स जो है वो ये कहता है कि फॉल्कन हैवी जो है ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट है इन द वर्ल्ड। क्यों है पावरफुल, क्यों है, क्योंकि इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी ना 64 मैट्रिक टन्स है इनटू द ऑर्बिट। और ये आप देखो जो इसके आसपास कोई आता है ना वो है डेल्टा 4 हैवी, उससे तो ये डबल है, ट्वाइस द पेलोड ऑफ द जो इसके आसपास भी है। तो इसीलिए मोस्ट पावरफुल रॉकेट है क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन उठा के ऊपर जा सकता है। हाइट जो है 70 मीटर है, वेट जो है 12.2 मीटर है, ये नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। मास जो है वो इसका 142788 है, ये कहते हैं 10 लाख, गलत बोल दिया मैंने, 14,20,788 kgs है। फॉल्कन हैवी जो है ये 27 मर्लिन इंजन्स विच टुगेदर जनरेट्स मोर देन 5 मिलियन पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, जिससे कि वो ऊपर जाता है, एट लिफ्ट ऑफ इक्वलिंग अराउंड 18,747 एयरक्राफ्ट एट फुल पावर, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। पहला फाल्कन हैवी कब लॉन्च किया गया था, तो स्पेस एक्स ने फाल्कन हैवी रॉकेट जो है वो जून 2019 को फ्रॉम नासा कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च किया था, जिसमें कि 24 सैटेलाइट्स इन्होंने ऑर्बिट्स में भेजी थी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस टेस्ट प्रोग्राम 2 के थ्रू थी। व्हाट अबाउट द अदर लॉन्चेस ऑफ फाल्कन हैवी, तो 2008 में फाल्कन हैवी का डेब्यूट हुआ था। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने अपनी पर्सनल 2018 के अंदर इन्होंने अपनी पर्सनल रेड टेस्ला रोडस्टर, जो कि इनकी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी, वो ऑर्बिट में भेजा था, जो आज भी वहाँ पे है, ठीक है। और इसके अलावा और भी 2019 में इनके जो है वो लॉन्च किए गए थे, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग फाल्कन आपका हैवी। अभी क्या करंट मिशन था, तो जो रॉकेट था ये स्पेस में यूएस मिलिट्री का मिशन लेके जा रहा है, जिसका नाम है स्पेस फोर्स USSF-44, जिसमें 2 चीज़ें हैं जो ये लेके जा रहा है। पहला जो मिशन है उसके अंदर टेट्रा 1 माइक्रो सैटेलाइट्स जो हैं वो जा रही हैं, और दूसरा जो है वो इनका कुछ डिफेंस की चीज़ें हैं वो लेके जा रही हैं। ये नहीं भी पता होगा चलेगा, नाम पता होना चाहिए कि भाई USS-44 है। यहाँ पे अब इनकी कार का नाम पता रहे तो अच्छी बात है। 2019 में गया था, 18 में गया था, पता होना चाहिए कहाँ से किया गया है, क्यों किया गया है, कौन बनाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हैवी क्यों बोला जाता है, सबसे पावरफुल क्यों बोला जाता है, वो भी पता होना चाहिए। तो ये था इसके बारे में, ठीक है। अब क्लाइमेट कंपनसेशन ऑन COP27 एजेंडा। COP27 का मामला आपको पता ही है, पूरा डिटेल में देखा हुआ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को पैसा क्यों नहीं दे रही हैं जितना उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, या फिर जितना कोप ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। लॉजिक ये होता है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना पॉल्यूशन क्रिएट करने का। तो भाई पॉल्यूशन कौन क्रिएट कर रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ कर रहे हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा तो वही कर रहे हैं ना। और जब तक ये लोग कभी उस लेवल पे पहुंचेंगे तब तक तो डेवलप्ड कंट्रीज ने ऑलरेडी इतना पोल्यूशन किया होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो पैसा दें जिससे कि वो लोग अपने यहाँ के एनवायरनमेंट को सही कर सकें। इंडियन ब्लैक हनी बी इज ए वेस्टर्न घाट डिस्कवरी। एक अभी नई हनी बी की प्रजाति जो है वेस्टर्न घाट्स में ढूंढी गई है। इसका नाम है एपिस कैरिंजोंडियन, और इसको इंडियन ब्लैक हनी बी भी कहा जाता है। कुछ देखिए इस तरीके से ये नज़र आती है। 19 किल्ड एज प्लेन क्रैशेज इनटू टेंजेनियन लेक। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि भाई कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या नाम था।
थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो तंजानिया का लोकेशन देख लो, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें यहाँ पे तंजानिया जो है आपका ये जगह पड़ती है, ठीक है। अभी हुआ क्या है, 19% जो है उनकी मृत्यु हो गई है एक प्लेन क्रैश के अंदर, लेक विक्टोरिया तंजानिया के अंदर ये घटना घटी है। अब बोर्ड जो फ्लाइट थी उसका नाम था PW494 और एयरक्राफ्ट का जो नाम था वो ATR 42500, जो कि मैन्युफैक्चर्ड किया गया था टोलस बेस्ड फ्रैंको इटालियन फर्म के द्वारा, जिसका नाम है ATR, ठीक है। तो ये इतनी न्यूज़ आपके काम की है। तंजानिया के बारे में जान लो, कैपिटल है डोडोमा। अगर बाय द वे ऐसे पैराग्राफ आते हैं तो भाई कैपिटल करेंसी भी क्या पता है क्वेश्चन में डाल दें। करेंसी होती है तंजानियन शिलिंग। अभी इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो है सामिया सुलुहु हसन। एक और चीज़ है, देखो यार, यूक्रेन के जो हेड है ना ये जेलेंस्की, इनके ऊपर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि ये क्या थे इससे पहले, तो कॉमेडियन तो थे ये, ही इज़ एन एक्टर ऑल्सो, ही इज़ एन लॉयर ऑल्सो, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। एक पॉलिटिशियन भी हैं अगर डाल दें इस बार भी तो, है ना। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। हमने तंजानिया का ये न्यूज़ देखा, हमने यहाँ पे ये हनी बी के बारे में जाना, COP27 का एजेंडा देख लिया, फॉल्कन हैवी के बारे में जाना, ठीक है। अच्छा सेशन था आज, काफ़ी कुछ था समझने के लिए। UCC रिवाइज किया जो कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे हमने रिगार्डिंग दिस हमारा मदरसा का जो सर्वे चल रहा है इसके बारे में जाना। एंड देन देर इज़ नथिंग न्यू। यहाँ पे म्यांमार क्राइसिस में कुछ नए पॉइंट्स हमने निकाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। बाकी तो वही चीज़ें थी। इन कोर्सेज़ में आप इनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए पूरा डिटेल उठाइए, वहाँ से पूरा डेमो देखिए, अच्छा लगता है तो इनरोल कर लीजिए। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे कल हमारे नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।